हेलो दोस्तों, मैं उनीश शुक्ला AK सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेके आया हूं कौन सी सामान्य हिंदी की तीसरी क्लास। आज कौन सा दिन होगा? तीसरा दिन होगा। इससे पहले 2 क्लासें चली हैं, आपको पता है। और ये क्लासें क्या है, यूपी लेखपाल के लिए चलाई जा रही हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं? लेखपाल बनना चाहते हैं, इसलिए ये सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है। आप साथ जुड़े रहिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या रिक्वेस्ट है? कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे तथा देखेंगे किसके साथ? पेन और रफ लेकर ही वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी होगी जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर तो हमने आपको बता दिया था। क्या बताया था? कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। 2 कौन से होते हैं? अयोगवाह स्वर होते हैं, अंग और आ। ठीक, ये बात हम पिछली क्लास में जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि स्वरों में भेद कैसे होते हैं, पहचानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आया है कि जीभ के भाग के आधार पर स्वरों में कुल भेद। अगर बोला जाए कि जो जीभ है, हमारी जीभ है, उसके भाग, अगर जीभ से हम कुछ बोलते हैं तो उसके जो भाग हैं, आगे के भाग हैं, पीछे के भाग हैं, उनके आधार पर स्वरों में कितने भेद हैं। तो हमको बताया गया कितने भेद हैं, कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आपको पता चला कि कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। बात आती है कौन कौन से होंगे? ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। कौन कौन से? अग्र स्वर। और कौन से होंगे? मध्य स्वर। तीसरा कौन सा होगा? पश्च स्वर। अग्र स्वर से आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा? कि जो कुछ निकल रही है, ध्वनि जो निकल रही है, वो जीभ के आगे वाले भाग से निकल रही होगी। ऐसे स्वर, अग्र स्वर का मतलब ऐसे स्वर जो जीभ के आगे वाले भाग से जिसकी ध्वनि निकले, वो कौन से स्वर कहलाएंगे? अग्र स्वर कहलाएंगे। जैसे देखेंगे ई, अगर हमने बोला ई, तो आपको क्या, जीभ की सहायता से, ये जीभ के आगे वाले भाग से, अगला भाग जो जीभ का है उसके सहारे से ये स्वर निकलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? देखिए अभी बात करते हैं ए आई की बात करते हैं। आप ए बोलिए, ए बोलिए। देखिए जीभ है जो कि जीभ के आगे वाले भाग से क्या होता है, ये ध्वनि निकलती है, इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? री भी अगर आप बोलते हैं तो जीभ के क्या होती है? अगले वाले भाग से इसकी ध्वनि निकलती है। बात क्लियर है? अगला स्वर हमारा आता है मध्य स्वर। जब आप क्या करते हैं आ, आप छोटा आ को बोलिए आ, तो ये ना ये जीभ के अगले भाग से है और ना ही जीभ के पिछले भाग से निकलता है। क्या होता है? जीभ के लगभग मध्य से इसकी ध्वनि निकलती है, इसलिए यह क्या बनाया गया है? केवल एक ही स्वर होता है। कौन सा? आ। उसे क्या बोलते हैं? मध्य स्वर ही कहा जाता है। यानी क्या कहेंगे कि जो ऐसे स्वर जो जीभ के मध्य भाग से जिसकी ध्वनि निकले, वो कौन सा स्वर होता है? मध्य स्वर कहलाता है। ठीक है, जीभ के बीच वाले भाग से अगर इसकी ध्वनि निकलेगी तो कौन सा स्वर कहलाएगा? मध्य स्वर कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है पश्च स्वर। ध्यानपूर्वक बने रहिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। कहीं भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और क्या होगा, आपको चीज़ें आराम से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब क्या हुआ? कि जीभ के पीछे वाले भाग से जो ध्वनि निकले वो कैसा स्वर होगा? वो ऐसे स्वर जिनकी ध्वनि क्या हो, जीभ के पीछे वाले भाग से निकले, वो क्या कहलाता है? पश्च स्वर कहलाता है। जैसे देखेंगे आ, अगर हम आ बोलते हैं तो क्या होता है? आपको लगेगा कि जीभ का पिछले वाले भाग जो है वहीं से आपकी ध्वनि निकल रही है। लग रहा है ना? आप मेरे साथ बोल के देखिए आ, आपको क्या होगा कि जीभ के पिछला वाला जो भाग है वहाँ से ध्वनि निकल रही है। देखेंगे फिर ऊ बोलेंगे, ऊ दोनों अगर बोल रहे हैं ऊ, तो क्या होगा? यहाँ से भी जीभ का पिछला भाग ही ध्वनि निकाल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे ओ औ, यहाँ से अगर आप बोल के देखिए ओ औ, क्या लग रहा है आपको? जीभ का जो पिछला भाग है वहां से आप स्वर निकाल रहे हैं, या कि अगले भाग से आपकी ध्वनि निकल रही है। तो आपको क्लियर हो गई कि जीभ के सहारे से उसका भाग है, कैसे कैसे ध्वनि निकलती है, तो इन स्वरों को कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, अगर ऐसे स्वर जो जीभ के आगे वाले भाग से जिसकी ध्वनि निकले वो अग्र स्वर, ऐसे स्वर जो जीभ के मध्य भाग से जिसकी ध्वनि निकले वो मध्य स्वर कहलाएंगे। और तीसरा क्या होगा? जो जीभ के क्या हो, पश्च भाग से यानी पिछले वाले भाग से जिसकी ध्वनि निकले वो क्या कहलाता है? पश्च स्वर कहलाता है। बात क्लियर हो गई ना? अगला पॉइंट देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी की पूरी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। आपको क्लियर हो रहा है ना? आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं
अगला पॉइंट आता है हमारा ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों में भेद कितने होते हैं। आप बात होगी ओष्ठा का मतलब, ओष्ठ का मतलब होता है जो हमारे होंठ हैं, क्या होंगे, होंठ के आधार पर। हम अभी तक जीभ के आधार पर हम स्वरों को बोल रहे थे, अब हम होंठ के आधार पर बोलेंगे। ठीक, तो होंठ के आधार पर क्या होता है, स्वरों में कितने भेद बताए गए हैं, तो आपको पता होगा कितने भेद होंगे, कितने होंगे, 2 भेद। स्वरों में कितने भेद होंगे, 2 भेद होंगे। ठीक है, अब कौन कौन सा होगा, पहला होगा गोलाकार या वृत्ताकार, आप चाहे गोलाकार कहें या वृत्ताकार कहें, गोलाकार से, और दूसरा क्या होगा, अगोलाकार या अवृत्ताकार। बात आती है गोलाकार अथवा वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, समझिए। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए क्या हो, जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है, आपके होंठ जो होते हैं वो एक गोले के आकार बनाते हैं, तो उन स्वरों को क्या कहा जाता है, गोलाकार या वृत्ताकार कहा जाता है। बात समझ में आई, गोलाकार या वृत्ताकार स्वर कहा जाएगा। बात आती है कौन, जैसे उ ऊ, आप देखेंगे ऊ, अगर मैं बोल रहा हूँ ऊ, तो देखिए आपके जो होंठ हैं, आप साथ साथ अगर बोलेंगे तो आपको पता चलेगा ऊ बोलिए, आपके जो होंठ हैं वो क्या है, एक गोले का आकार बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। आप ऐसे बोलिए ओ औ, अगर दोनों बोल रहे हैं, आपका होंठ है वो क्या है, एक गोला या वृत्त का निर्माण कर रहा है। देखिए आप वृत्त बना रहे हैं, होंठ आपके जो किसका आकार बना रहे हैं, एक वृत्त या गोला का आकार बना रहे हैं, इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है, वृत्ताकार या गोलाकार स्वर कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना, चीजें सब साफ हो रही हैं, आपको समझ में आ रही है ना। आगे देखेंगे अगला क्या आता है, अगोलाकार या अवृत्ताकार। इसकी डायरेक्ट, इसकी अपोजिट, इसके उल्टा ही परिभाषा बनेगी। वो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है, होंठ क्या होते हैं, गोला की आकृति नहीं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार या अगोलाकार स्वर कहलाते हैं। कैसे समझिए, जैसे आ बोले, अगर हम आ बोल रहे हैं तो गोला, आपके होंठ जो है गोला का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए किसमें आएंगे, देखिए ई, देखिए गोला बन रहा है आपके होंठ के द्वारा, देखिए गोला बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए ए बन रहा है, कहीं बन रहा है ए ऐ, आप साथ साथ बोल के देखिए, आपके जो होंठ हैं उसमें गोला की आकृति नहीं बन रही, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अवृत्ताकार या अगोलाकार स्वर कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। 2 पॉइंट हमारे क्या थे, जीभ के आधार पर स्वरों में भेद, और दूसरा कौन था, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों में भेद। तो जीभ के आधार पर स्वरों में भेद 3 होते हैं, कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, तथा दूसरा ओष्ठाकृत आधार पर स्वरों में भेद कितने होते हैं, 2। पहला गोलाकार या वृत्ताकार, तथा दूसरा क्या होगा, अगोलाकार या अवृत्ताकार। बात क्लियर हो गई ना, इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो रही हैं। आपको ध्यानपूर्वक अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें यहीं पर आराम से रट जाएंगी, आपको कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है मुखाकृत के आधार पर स्वरों में भेद। हमारा अगला पॉइंट कौन सा आएगा, मुखाकृत के आधार पर स्वरों में भेद। मुखाकृत का मतलब क्या हुआ, ऐसे स्वर जिनको हम क्या करते हैं, मुख से बोलते हैं, अपने मुख से जो ध्वनि निकलती है जिन स्वरों की, उनको किस प्रकार से बांटा गया है, तो कितने प्रकार से बांटा गया है, तो इन्हें कितने प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक, मुखाकृत के, अगर क्वेश्चन आता है कि मुखाकृत के आधार पर स्वरों में कुल कितने भेद हैं, तो आप आंसर कौन सा टिक करेंगे, 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, पहला कौन सा होगा, विभ्रित स्वर, और दूसरा होगा अर्धविभ्रित स्वर, तीसरा होगा समृद्ध स्वर, तथा चौथा कौन सा होगा, अर्ध समृद्ध स्वर। बात क्लियर हो गई। चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। क्या होगा, विभ्रित स्वर क्या होता है, ये समझिए। विभ्रित स्वर उन्हें कहते हैं जो क्या होता है, जिन्हें बोलने के लिए, मुख से जिन्हें बोलने के लिए पूरा मुख खोलना पड़ता हो। क्या कहते हैं, पूरा मुख खोलना है। अगर यहाँ बात करेंगे, क्या इन्हें बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा मुख खोलना पड़ता है। समझ में आ रही है ये बात को। ठीक है, क्या होता है, पूरा मुख खोलना पड़ता है। विभ्रित स्वर उन्हें कहेंगे जिन्हें बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा मुख खोलना पड़ता है। जैसे आ, अगर मैं बोल रहा हूँ आ, तो क्या होगा, आ बोलने के लिए क्या हुआ, पूरा मुख खुला कि नहीं खुला, तो ये कौन सा स्वर होगा, यही एकमात्र ऐसा स्वर है जिसे बोलने के लिए आपको पूरा मुख खोलना पड़ता है। बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा आता है अर्धविभ्रित। अर्धविभ्रित का क्या मतलब, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर विभ्रित स्वर के लिए पूरा मुख खोलना पड़ा तो अर्धविभ्रित स्वर के लिए क्या होगा, आधा मुख खोलना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं यहीं से, अगर विभ्रित स्वर के लिए पूरा मुख खोलना पड़ा तो अर्धविभ्रित स्वर के लिए क्या होगा, पूरा मुख नहीं बल्कि आधा मुख खोलना पड़ेगा। तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है, आधा मुख खोलना पड़े, तो वो कौन से स्वर होते हैं, अर्धविभ्रित स्वर। यहाँ लिख देते हैं हम कौन से, आधा मुख खोलना पड़े, आधा मुख
खोलना। ठीक है, जैसे आए बोल रहे हैं, देखेंगे अगर हम बात करेंगे जैसे क्या हुआ आए, ठीक, आए बोल रहे हैं, देखिए आधा मुख खुला है बोलने के लिए। आ, अगर हम आ बोल रहे हैं तो भी आधा मुख खुला है। देखिए औ बोल रहे हैं, देखिए आधा ही मुंह खुलता है, पूरा मुख नहीं खुलता है। तो ये सब स्वर किस में आएंगे, अर्धविभेद स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे कौन सा होगा, समृद्ध स्वर। अब देखेंगे समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए क्या होता है कि हमारा मुख जो है बंद सा होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे उन्हें बोलने, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए क्या हो, मुख हमारा बंद सा हो। जैसे ई, अगर हमने बोला ई तो क्या हुआ, पूरा मुख आपका खुला नहीं होगा। जैसे ई बोला, अगर ई बोलते हैं ई, तभी देखिए आपका मुख जो है पूरा नहीं खुलता है। अगली बात करते हैं ऊ अगर बोल रहे हैं फिर भी क्या होता है, आपका मुंह क्या है, बंद सा है। क्या है, आपका मुंह जो है क्या है, बंद सा है। अगला आता है अगर री बोलते हैं तब भी क्या होता है कि आपका मुख जो होता है बंद सा होता है। तो तीसरे के लिए क्या रखेंगे कि मुख, अगर आपका मुख क्या हो, बंद सा हो। लिख लेते हैं, मुंह क्या हो, बंद सा हो। ठीक है, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए आपका मुंह क्या हो, बंद सा हो, वो कौन से स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे ई उ और री। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं लास्ट स्वर कौन सा होगा, अर्ध समृद्ध स्वर का। ध्यान से समझते रहिए, आपको सारी चीजें जो होगी आराम से क्लियर हो जाएंगी। आपको लेखपाल बनना है ये मत भूलिए, ये समझ लीजिए। अगर आप जितनी ईमानदारी से यहाँ पढ़ेंगे, लेखपाल की रैंक उतनी ही हाई आपकी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा, अर्ध समृद्ध स्वर की बात करेंगे। देखिए अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहा, जब ये समृद्ध स्वर पहले से मुंह जो आपका बंद सा है तो इसके लिए क्या होगा, जब अर्ध समृद्ध हो गया तब ये होना चाहिए कि मुख जो है आपका बंद होने के कगार पर हो। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने के लिए क्या हो, आपका मुख बंद होने के कगार पर हो, एकदम बंद होने पर, कि जैसे आप उस स्वर को बोलें आपका मुख तुरंत बंद हो जाए। जैसे अब इसमें लिख लेते हैं कि मुख जो क्या हो, आपका मुंह जो हो वो क्या हो, बंद होने के कगार पर, होने के कगार पर हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसको हम बोल के देखते हैं। ए, जैसे हमने ए बोला, क्या हुआ, आपका मुख बंद हो गया। ओ, देखिए एकदम बंद सा लग रहा है, एकदम। अगर ओ आप बोल रहे हैं तो आपका मुख जो है एकदम बंद सा दिख ही रहा है। देखिए हम बोल रहे हैं ओ, देखिए आपको क्या लगा, लगभग मुख आपका बंद होने के कगार पर ही है। ठीक, इसमें जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस है केवल, ये मुख बंद सा होता है बोलते बोलते। जैसे ई बोल रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, समृद्ध स्वर में ई आप बोल रहे हैं, आपको आधा मुंह बंद सा है, पहले से ही वैसे ही रुका है। लेकिन इसमें क्या है, अर्ध समृद्ध स्वर में क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं एकदम बंद होने, ओ देखिए आपके मुख में थोड़ी सी गैपिंग है एकदम। ए देखिए एकदम थोड़ी सी गैपिंग है इसे बोलने के लिए। तो अर्ध समृद्ध स्वर कितने होते हैं, 2। ये भी बोल सकता है कि अर्ध समृद्ध स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। समृद्ध स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं 5 होते हैं। अगर अर्ध विभेद स्वर पूछेगा तो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर विभेद स्वर पूछ लेगा तो कितने होगा, 1 स्वर होगा, आ। ठीक, बात क्लियर हो गई। यहाँ तक मुखाकृत के आधार पर स्वरों में भेद कितने होते हैं, 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई अगर ऐसा डाउट लग रहा हो, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, सच में वैसे नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप ये यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक आराम से पहुँच सके। ठीक है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप अगर लेखपाल की सचमुच तैयारी करना चाहते हैं, यूपी लेखपाल 2020 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें अगर आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर एक जॉब आप चाहते हैं उसमें लेखपाल आप बनना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप इस क्लास को जरूर लेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है, कौन सी रिक्वेस्ट होगी कि आप क्या करेंगे, वीडियो, हर एक वीडियो को
पूरी ईमानदारी के साथ देखेंगे। अगर आप वीडियो को देखेंगे और उन चीज़ों को नोट करेंगे तो आप सचमुच लेखपाल में सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको अगर सचमुच लेखपाल बनना है तो आप ये इस बात का भरोसा रखिए कि यहाँ से सारे पॉइंट हिंदी सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट और टॉप क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से कराया जाएगा। जो चीज़ पढ़ाया गया हो आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी अगर चीज़ अगर डाउट लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए तथा कोई भी मार्केट से कोई भी बुक परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट तक कंप्लीट सिलेबस यहाँ से पढ़ाया जाएगा। आप सचमुच लेखपाल बनना चाहते हैं तो आपसे एक भरोसा होना चाहिए। आप विश्वास करिए कि मैं भी आपका पूरा साथ दूंगा और आप भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आप भी पूरी ईमानदारी से जब मेहनत करेंगे तभी आप सफलता पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।